हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आप सब लोग नई रणनीति के साथ अपनी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मात्र 35 दिन का समय है दोस्तों। अंतिम समय चल रहा है, तो इस समय में आपको अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, तब जाके आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं। देखना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो शिक्षण की किस विधि में शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के बीच परस्पर संवाद होता है। दोस्तों, शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया होने की बात हो रही है, तो ये किस विधि में होता है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शनी विधि। तो व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि का मतलब होता है लेक्चर देकर जब टीचर पढ़ाता है। ये प्राचीन समय से चली आ रही है दोस्तों। और परियोजना विधि भी है, जिसमें प्लानिंग करके पढ़ाता है टीचर। प्रश्नोत्तर विधि है, जिसमें कक्षा में जो विषय वस्तु को पढ़ाते हुए बीच बीच में प्रश्न पूछना, या जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो प्रश्न पूछना। आपके सामने जो प्रश्नावली विधि की बात करूं दोस्तों, तो प्रश्नावली विधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली तथा मिश्रित प्रश्नावली। दोस्तों, जो खुली प्रश्नावली होती है, इसमें विचारों का स्वतंत्र मौका मिलता है। और खुली प्रश्नावली का मतलब है, जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें खुले विचारों के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बंद प्रश्नावली है में दोस्तों विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बंद प्रश्नावली में प्रश्न के उत्तर निश्चित होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान की पूर्ति करना, खोज एवं खोजकर्ता। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बंद प्रश्नावली में आते हैं। चित्रित प्रश्नावली में चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्लेस कार्ड दिखाकर। चित्रित प्रश्नावली प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है दोस्तों। और इन तीनों की जो होती है उसको मिश्रित प्रश्नावली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अधिगम्य प्रयोग और त्रुटि। दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, किस शिक्षा शास्त्री ने दिया? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों 1904 में। और ये पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। जब कुत्ता रोटी को देकर लार टपका देता है, तो जब कुत्ते को भोजन दिखाया जाता है तो वो लार टपकाता है। जब भोजन का संबंध अनुबंधन घंटी से जोड़ा जाता है, जब पावलोव एक बार तो घंटी और भोजन साथ साथ देता है, भोजन देने के साथ घंटी बजाता है, तो घंटी बजाना असरकारिक नहीं है, वो सहकालिक अनुबंधन उसको बोला जाता है। जबकि घंटी बजाने के 5 सेकंड बाद भोजन देता है, तो भोजन देने से पहले कुत्ता लार टपका देता है, अर्थात उसमें आदत का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो आदत निर्माण में थॉर्नडाइक का नहीं, पावलोव का सिद्धांत सहायक है, जबकि अभ्यास के द्वारा सीखना थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए हैं दोस्तों। मुख्य नियम जो दिए गए हैं थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, उनमें जो अभ्यास का नियम महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। बालकों को अपने अनुभव से सीखने का अवसर देना चाहिए, ये विचार किस विधि पर आधारित हैं? अपने विचार मतलब खुद के अनुभवों के आधार पर सीखने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको खुद के अनुभव से सीखना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जीवन में अलग से खुद को डिसीजन लेने की भी होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेना सीखेगा तभी मुसीबत का सामना करना आएगा। तो जो प्रयोगात्मक विधि होती है दोस्तों, इसमें खुद के अनुभवों से सीखने के ऊपर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग का उपयोग कर सीखने की विधि को क्या कहा जाता है?
अर्थात जो मस्तिष्क होता है 3 भागों में बटा होता है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अपर मस्तिष्क। तो बाएं और दाएं का उपयोग करके सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एकल शिक्षण, समग्र शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण और संवेदी शिक्षण। दोस्तों दाएं बाएं से यहाँ पर तात्पर्य है कि समग्र शिक्षण मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर टीचिंग। तो अगर किसी विषय वस्तु का ज्ञान अगर टीचर द्वारा दिया जाता है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना। मान लो अगर जैसे हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सारी जानकारी स्टूडेंट को देना कि कब हुआ था, कहाँ पे योजना बनी हुई थी, किन किन के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो मान सिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई गई थी, युद्ध कहाँ से प्रारंभ किया गया था, महाराणा प्रताप की हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, तो हकीम खां सूरी ने महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। ये सारी बातें आपको हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तब जाके उसको समग्र शिक्षण बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्याख्यान विधि का मुख्य लाभ क्या है? लेक्चर मेथड का जो मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? लेक्चर मेथड, शिक्षक का समय बचता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सभी प्रकार के छात्रों को समझ में आता है, ये शिक्षार्थियों की स्वतंत्र रूप से सोचने की। दोस्तों जो व्याख्यान विधि है उसका एक फ़ायदा है, शिक्षक का समय बचता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विषय वस्तु है तो उसको जब टीचर व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाएगा तो उसमें समय की बचत होती है दोस्तों, क्योंकि उस इसी वस्तु के बारे में अगर बच्चों से व्याख्या लेक्चर देकर ही बच्चों को समझाया जाए और बच्चे समझ रहे हैं तो उसमें समय की बचत होती है, तो टीचर का समय बचता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आपके सामने, डिस्कवरी लर्निंग अर्थात खोज आधारित अधिगम का प्रस्ताव किसने दिया था? खोज आधारित अधिगम का प्रस्ताव किनके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, डेविड आशुबेल और स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूता अधिगम का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा सीखने के लिए उद्दीपक होना जरूरी नहीं है, अनुक्रिया करके फिर बाद में उद्दीपक दिया जाए तब भी सीख सकता है। जबकि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ब्रूनर महोदय के द्वारा। दोस्तों खोजपूर्ण अधिगम की बात डेविड आशुबेल भी करते हैं, लेकिन खोजपूर्ण अधिगम का प्रस्ताव जो दिया था वो आपके सामने दिया था दोस्तों ब्रूनर महोदय के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, लघु शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग के बारे में आप लोगों ने आपके बीएड के दौरान सुना होगा दोस्तों। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? तो DWLN महोदय माइक्रो टीचिंग के जो प्रयोग करता है दोस्तों, DWLN। तो माइक्रो टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाना नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षकों को विशेष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराना ये हो सकता है। शिक्षण सामग्री की तैयारी करना नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना नहीं है। तो जो शिक्षण के अलग अलग कौशल होते हैं दोस्तों, उनमें से पर्टिकुलर एक कौशल को जैसे सीखने के दौरान जो उद्देश्य होते हैं उनमें से अलग अलग कौशलों का अभ्यास करवाना। माइक्रो टीचिंग में कोई विषय वस्तु दे दी जाती है, उसमें 8 मिनट का समय दिया जाता है और एक विशेष कौशल को बार बार अभ्यास करके उस कौशल में निपुणता लाने के लिए जो माइक्रो टीचिंग अलग अलग टुकड़ों में करवाई जाती है, तब जाके जो प्रस्तावना अपनी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है दोस्तों। माइक्रो टीचिंग उसी का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, जब शिक्षण में छात्र अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं तो वह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो छात्र अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं, वह कौन सी विधि है? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि और मौखिक विधि। छात्र अपने अनुभव का जो उपयोग करते हैं दोस्तों वो करते हैं समस्या समाधान विधि में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान करना छात्र को आना चाहिए। कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान करना छात्र को आना चाहिए, चाहे वो अपने समूह के साथ, पीयर ग्रुप के साथ मिलकर समस्या का समाधान करे, चाहे अकेला समस्या का समाधान करे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को छात्रों के लिए रुचिकर और सार्थक बनाना चाहिए,
यह किस विधि का मूल उद्देश्य है। तो छात्रों के लिए एक तो रुचिपूर्ण, बिल्कुल विषय वस्तु रुचिपूर्ण होनी चाहिए और सार्थक होनी चाहिए दोस्तों। अगर जब तक विषय वस्तु रुचिपूर्ण नहीं होगी, छात्र उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, तब तक उसको परेशानी आएगी। तो समस्या समाधान विधि की बात कर ही ली अपने पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर रुचिकर और सार्थक बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक आधारित विधि, गतिविधि आधारित विधि, रचना आधारित विधि, मूल्यांकन आधारित विधि। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कुछ कार्य बच्चों के लिए भी दिया जाना चाहिए। जैसे कुछ मीनिंग हो गए तो मीनिंग के शब्दार्थ ढूंढने के लिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उस मीनिंग का इंग्लिश में उसका हिंदी अर्थ ढूंढने के लिए स्टूडेंट को दे देना चाहिए। तो खोज करके जैसे वो उसमें रुचि बनी रहेगी दोस्तों, अर्थात सक्रिय रहेंगे स्टूडेंट, तो उनको बोरिंग फील नहीं होगा और ऐसे आप विषय वस्तु को रुचिपूर्ण बना सकते हो। तो गतिविधि आधारित विधि सही आंसर है। बच्चों के 4-4, 5-5 जनों के ग्रुप बना दिए जाने चाहिए तथा प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग टॉपिक दे दिए जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है, आपस में सुनने के लिए दिया जाता है। ऐसी जो गतिविधियाँ होती हैं वो रुचिपूर्ण और सार्थक बना देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। समूह चर्चा अर्थात ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ क्या है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे कोई विषय वस्तु है, कोई टॉपिक विशेष है अपना, जैसे मान लो पर्यावरण है, तो पर्यावरण के ऊपर एक दूसरे से समूह परिचर्चा अपने साथियों के साथ समूह ग्रुप डिस्कशन करने से लाभ क्या होगा। छात्र की कल्पना शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छात्रों को नई जानकारी मिलती है, बिल्कुल, क्योंकि सभी को विषय वस्तु के बारे में सोचने की क्षमता, सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है दोस्तों। अगर आप अपने समूह के साथ भी बातचीत करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेगी। तो छात्रों को नई जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रोजेक्ट जो मेथड होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन है छात्रों को व्याख्यान सुनाना, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना, छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित रखना, छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है दोस्तों। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन कब होता है, जब विद्यार्थी को पढ़ा देता है टीचर, कंप्लीट विषय वस्तु हो जाती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चंस के आंसर बच्चों से पूछना कि छात्र ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, तो उनकी परीक्षा लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। कुछ मूल्यांकन साल में एक बार होते हैं और कुछ साल में 2 बार होते हैं। तो मूल्यांकन साल में एक बार होते हैं उसको वार्षिक परीक्षा बोला जाता है, जो विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब साल में एक बार परीक्षा होती है तो स्टूडेंट उससे डरे हुए रहते हैं। जबकि हर मंथली अगर बच्चों की परीक्षा ली जाए तो उनको विषय वस्तु के प्रति डर नहीं रहेगा तथा विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे और उनको परीक्षा की तैयारी करने में उनके ऊपर इतना भार नहीं आएगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में विषय वस्तु को बांटकर परीक्षा में दे दिया जाएगा। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की प्रगति का निर्धारण करना। छात्रों की प्रगति, बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, साल भर में कितना सीख रहा है तथा किस विषय वस्तु को कितनी गहनता से समझ रहा है, इस बात का पता लगता है मूल्यांकन करने पर। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों,
शिक्षण विधियों का चयन किसके आधार पर किया जाता है? दोस्तों, शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अगर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो अगर टीचर शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो बच्चों को सीखने में समस्या होगी, क्योंकि हर विषय की शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं। तो टीचर को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर टीचर को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो कहाँ से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा? इसलिए बहुत से टीचर होते हैं जो बिना शिक्षण विधियों के पढ़ाते हैं, तो बच्चे या तो उनकी कक्षा में बोरिंग फील करते हैं या फिर बच्चे ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग एक सफल शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि जब जाके ही विषय वस्तु को आसान बनाया जा सकता है और छात्रों को रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करवाया जा सकता है। तो शिक्षण विधियों का चयन करना किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षण विधियों का चयन शिक्षक की योग्यता के आधार पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक की योग्यता क्या काम करेगी? अगर स्टूडेंट की रुचि नहीं है तो शिक्षक की योग्यता कैसी भी हो, लेकिन शिक्षण विधियों का प्रयोग तो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्रों की रुचि आवश्यकता के अनुसार, सही बात है। विद्यालय की सुविधा? बिल्कुल नहीं है। विद्यालय की सुविधा कैसी है कैसी नहीं है उनसे शिक्षण विधियों का कोई लेना देना नहीं है। पाठ्य पुस्तक का स्तर से भी कोई नहीं है। तो छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार छात्रों की रुचि किस विषय वस्तु में है और किस तरीके से छात्र पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, सभी बच्चे आपकी कक्षा में मस्ती कर रहे हैं, तो अर्थात आपकी जो या तो आपका विषय के प्रति ज्ञान कमज़ोर है, विषय वस्तु की पूर्णतः जानकारी आपको है नहीं, या फिर आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो सही नहीं है। आपको अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग आज के ज़माने में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसमें छात्र मुख्य भूमिका निभाता है, जबकि शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है दोस्तों। तो बाल केंद्रीय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक का प्रभुत्व? बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षण बाल केंद्रित है तो प्रभुत्व भी बालक का होगा। छात्रों की आवश्यकता और रुचि? सही बात है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है आपके सामने छात्रों की आवश्यकता और रुचि। छात्रों की किस विषय वस्तु की क्या आवश्यकता है, अर्थात उनकी नीड क्या है तथा उनकी रुचि क्या है। तो आवश्यकता और रुचि बाल केंद्रीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हैं। अर्थात प्रजातांत्रिक विधियां दो प्रकार की होती है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां और शिक्षक केंद्रित विधियां। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की बात की जा रही है। तो बाल केंद्रित में छात्र की आवश्यकता रुचि का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जबकि शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, मुख्य भूमिका छात्र की होती है। अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने, जब शिक्षण गतिविधियों में सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो शिक्षण गतिविधियों में अर्थात जो पढ़ाने के दौरान सभी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या कहोगे? आपकी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां हैं दोस्तों। तो अगर मान लो आप पढ़ने के दौरान, सीखने के दौरान आँख का उपयोग करते हो, अर्थात देख कर सीखते हो, सुनते हो तो सुनकर सीखते हो, तो ज़्यादातर सभी इंद्रियों का प्रयोग करना बहु इंद्रिय विधि कहलाएगी। बहु इंद्रिय विधि अर्थात सभी विधियों का प्रयोग करना, सभी इंद्रियों का प्रयोग करना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि सक्रिय अधिगम अर्थात एक्टिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर सक्रिय अधिगम का अर्थ है जैसे कक्षा में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, अगर स्टूडेंट जितने सक्रिय होंगे उतने ही सीखने में सफल होंगे, उतना जल्दी उतनी ज़्यादा विषय वस्तु सीख पाएंगे जितने वह सक्रिय रहते हैं। और स्टूडेंट को सक्रिय रखना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, क्योंकि अगर उसकी शिक्षण विधियां अच्छी हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियां अच्छी हैं
तो बच्चे अपने आप सक्रिय रहेंगे तथा विषय वस्तु में रुचि दिखाएंगे दोस्तों। तो सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को केवल पाठ याद कराना? बिल्कुल नहीं। छात्रों को कक्षा में निष्क्रिय रखना, छात्रों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों का समय बचाना। दोस्तों, जो छात्रों को शिक्षकों की भागीदारी के लिए प्रेरित करना, छात्रों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियां हो चाहे शैक्षिक गतिविधियां हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट हर चीज़ में भाग लेगा तो वह हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने में मिलेगा। अगर मान लो जैसे स्कूल में विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसको स्टूडेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वह वहाँ से बहुत कुछ सीखता है दोस्तों, तब जाके उसको सक्रिय अधिगम में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समस्या समाधान विधि का प्रारंभ किसने किया? समस्या समाधान विधि का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वह किनके द्वारा दिया गया? जॉन डेवी, ब्रूनर, थॉर्नडाइक तथा पियाजे। दोस्तों, जो थॉर्नडाइक हैं इनके द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। और जो आपके सामने जेरोम ब्रूनर हैं इनके द्वारा सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया गया है। और जॉन डेवी हैं, ये समस्या समाधान के विधि का प्रारंभ किया है इनके द्वारा। जॉन डेवी के द्वारा समस्या समाधान, जो एक दार्शनिक है दोस्तों जबकि मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जॉन डेवी क्या है? ऑप्शन था पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा दार्शनिक और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, शिक्षण विधियों की मैंने और भी क्लासेज प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, जिन भाई लोगों ने वो क्लासेज नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन क्लासें हैं। और कुछ जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए मॉडल पेपर भी मैंने आप लोगों के लिए कराए हुए हैं, तथा जीके की और एसएसटी की क्लासें लेवल 1 लेवल 2 के लिए मैंने डाल रखी है, उनको भी आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट घटक कौन सा होता है शिक्षण प्रक्रिया का? शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र तथा विद्यालय। तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक बताए गए हैं, एक तो शिक्षक, एक छात्र, एक पाठ्यक्रम। जो रायबर्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक बताए गए हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा छात्र। लेकिन महत्वपूर्ण घटक कौन सा है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण घटक है यहाँ पर आपके सामने शिक्षक, जो ए ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लूम की शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकरण पद्धति में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ब्लूम टेक्सोनोमी दी गई थी उसमें शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की पद्धति में कौन शामिल नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, भावनात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र साइकोलॉजिकल डोमेन, कौशल क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन। तो इनमें ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हैं वो ब्लूम महोदय के द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि आपके सामने कॉग्निटिव डोमेन बताया गया है, अर्थात संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और कौशल क्षेत्र उनके द्वारा बताया गया है। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवश्यकतावादी शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवश्यकतावादी शिक्षण विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना,
छात्रों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, पाठ्यक्रम को समाप्त करना, शिक्षक को केंद्र में रखना। आवश्यकतावादी शिक्षण विधि। आवश्यकतावादी शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, छात्रों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। छात्रों को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, शिक्षण विधि के नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों। आवश्यकता किसकी है? सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। आज की क्लास यहीं तक थी। बात करते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।